गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं या हमें इस हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो शरीर, मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृत विहीन व्यक्ति को ही हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, यानी कोई विकृति उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य WHO के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि प्रजनन के सभी पहलू रहे संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य जिसका सही है वो ही प्रजनन स्वास्थ्य के रूप में सही स्वास्थ्य है ना। तो प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व क्यों हम उसको पढ़ें, तो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रजनन स्वास्थ्य हेतु पुरुष और स्त्री दोनों में जागरूकता आती है। प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को उर्वरता नियंत्रण की विधियों की प्रति जागरूकता आती है। प्रजनांगों की स्वच्छता बनाए रखने संबंधी जानकारी मिलती है। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अध्ययन से परिवार को नियोजित करने की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जैसे बच्चों के लालन पालन, पोषण, शिक्षा हेतु संसाधन में सुविधा और परिवार में खुशहाली बनी रहती है ना। तो परिवार नियोजन भी ज़रूरी है। रोग की जानकारी होते ही तुरंत उसका उपचार कराने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण हैं, ये सब महत्व हैं उनके, जिसके कारण हम जनन स्वास्थ्य को जानते हैं, पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी, यहाँ पर समस्याएं आएंगी जैसे कुछ टैबू जो है भारतवर्ष में धर्म, परंपरा और सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान आवश्यकता रूप से नहीं दिया रहता है ना। तो आप लोग को पता है कि अब जो है हमारे लिए एक बुक छपती है जिसमें हमको प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के बारे में हमें बताया जाता है ना। समय से पूर्व विवाह है ना, जल्दी से शादी कर देना, बच्चों का विवाह, उसके यौवना अवस्था यानी कि ये क्या हो गया, प्यूबर्टी मतलब कौन सा स्टेज होता है, 13 साल से 15 साल जैसे ही पहुंचते हैं बच्चे, उनकी क्या कर देना, विवाह कर देना। बच्चों जैसे माता पिता है ना, माता पिता और बच्चों का जो अंतर है बहुत कम रहता है। तो बाल विवाह के परिणाम बच्चे होने पर भी माता पिता बच्चों जैसे ही होते हैं। भविष्य है ना, इसमें भविष्य कैसा रहेगा, विवाह के पश्चात पति पत्नी आगे अध्ययन नहीं कर पाते तथा दोनों का भविष्य कैसा हो जाता है, अंधकार में। विशेषकर औरतें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कम उम्र की महिला, टीनेज लेडी, कम उम्र की विवाहित महिला शारीरिक रूप से गर्भधारण करने तथा उसका समुचित पोषण करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। ये सब समस्याएं आएंगी। ऐसे बहुत सारी और समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कुरूपता, समय पूर्व विवाह होने के कारण बच्चों में कुरूपता आ जाती है ना, बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे कैसे कुरूप पैदा होते हैं। माता और शिशु की मृत्यु दर, जिसके कारण माता और शिशु की मृत्यु दर अधिक हो जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, लोगों को प्रजनन अंगों और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जानकारी का कम होना, जिसके कारण STD जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाएं कमज़ोर व रक्ताल्पता वाली हो जाती हैं, जिससे कई बीमारियों होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि है ना। ये सारी चीज़ें अगर हमको नहीं पता रहेंगी तो प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता के कारण ही हम जनसंख्या में वृद्धि करेंगे और उसकी नियंत्रण पर ध्यान नहीं देंगे। तो उसके लिए कुछ कार्य नीति बनाई गई है, जैसे कि सबसे पहले जागरूकता संबंधी उपाय किए गए। गैर सरकारी संगठन द्वारा बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इसमें बड़ों की भूमिका बताई गई है, जैसे माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक, मित्रगण की भूमिका को बताई गई है। यौन शिक्षा बहुत ज़रूरी है ये माना गया, जिसके लिए विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। परिवार नियोजन संबंधी जानकारियाँ बताई गई, जैसे कि एड्स के बारे में बताया गया, परिवार नियोजन के बारे में बताया गया है ना। विशेषकर किशोर आयु के वर्ग वो लोगों को दिया जाना चाहिए जिस समय उनको बहुत आवश्यकता होती है। अनियंत्रित जनसंख्या में लगातार अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाले समस्याओं
तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन शोषण, यौन संबंधी अपराध होने आदि के बारे में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकें, स्वस्थ समाज का विकास संभव हो सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, मजबूत संरचनात्मक ढांचा, लिंग निर्धारण, है ना। लिंग आपको पता है, अभी लिंग का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया रहता है उस पर क्या लगा गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। जैसे एक होता है सोनोग्राफी, एक एमनियोसेंटेसिस, इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जिसमें लिंगों का पता लगाया जा सकता है आसानी से, इस पर क्या लगाया गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये कुछ ही स्टेजेस में इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कोई बीमारी हो तब। विवाह योग्य उम्र, अनुसंधान, इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्यनीतियां हैं बनाई गई हैं इस दर को रोकने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन्म हो रहा है, जन्म विस्फोट हो रहा है, उस प्रकार जन्म में नियंत्रण नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से होंगे, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि कारण होते हैं जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह, निम्न सामाजिक स्तर, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियाँ और अंधविश्वासों को मानना, है ना। जैसे कि बच्चे भगवान की देन होती हैं, इस प्रकार की जो अंधविश्वासों की के मानने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि में इजाफा करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला तो हमको क्या करना पड़ेगा, विवाह की जो आयु है बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ाना है ना। जैसे कि आपको पता है विवाह की आयु जो हो गई क्या हो गई है, 18 और 21, 18 लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। जन्म दर को कम करना है, जन्म में मतलब परिवार नियोजन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, शिक्षा का प्रसार करना है। शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि संतान भगवान की देन, पुत्र पैदा होने की मोक्ष प्राप्ति, कन्यादान एक पुण्य का कार्य, अधिक संतानें परिवार की आय बढ़ाती है, संतान की देखरेख भगवान करता है। लोगों की जनसंख्या वृद्धि की भयावहता को समझने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर है धर्मांधता को हटाना, छोटे परिवार के महत्व को बताना, अतिशय जनसंख्या की भयावहता को समझाना, परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना। इस प्रकार से हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे के जो शरीर जहाँ बन रहा होता है वहाँ पे एक होता है एमनियोटिक द्रव्य। ये है जो द्रव्य दिख रहा है आपको यहाँ पे सिरिंज का, जो ये एमनियोटिक द्रव्य को सिरिंज की सहायता से ले करके गर्भ का पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में एक्स तथा वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है। तो इसकी वजह से, और ये कब होता है, 8 से 12 सप्ताह के बीच में, है ना। तो जो भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए क्या कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा इस पर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई आनुवंशिक बीमारी है तो ही इसका टेस्ट होगा। फिर आ गया परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण, है ना। कैसे जन्म नियंत्रण होगा, तो जन्म नियंत्रण के लिए 2 विधियाँ होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, है ना। जो प्राकृतिक है वो तो प्राकृतिक रहेंगी, पर कृत्रिम में वैधानिक या वैज्ञानिक विधियाँ आएंगी। तो यहाँ पे हम चार्ट से समझ सकते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक विधि, है ना, आवधिक समय या लय विधि, संयम या लय विधि, बाह्यस्खलन, स्तनपान, अनावर्तक। ठीक है, ये हो गई प्राकृतिक विधि। फिर आता है कृत्रिम विधि, है ना। तो कृत्रिम विधि में क्या आएगा, पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि मुख के द्वारा कुछ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल, शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना, और चिकित्सकीय गर्भ समापन यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम यहाँ पे देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोकने की, फर्टिलाइज होने ही नहीं दिया जाए तो क्या होगा, जन्म नियंत्रण हो जाएगा। जैसे पहला एक विधि है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है,
माता के शरीर में क्या लगा दिया जाता है, कॉपर टी या लूप, इस प्रकार की कोई एपरेटस को लगा दिया जाता है जिससे वह शुक्राणु को अंदर आने नहीं देता। फिर दूसरा है कॉन्डम, तीसरा है डायफ्राम, चौथा है फेमिडोम, पांचवा है वैक्सेक्टोमी और छठवा है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गए प्राकृतिक विधि। फिर जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे वैक्सेक्टोमी, तो वैक्सेक्टोमी कैसे होता है, क्या होता है? सर्जरी द्वारा पुरुष की शुक्राणु नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता। इस क्रिया को बोलते हैं वैक्सेक्टोमी। ठीक है, यहाँ पर उसको कट लगा करके बांध दिया जाता है। फिर ट्यूबेक्टोमी है, स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी को यानी कि ट्यूब को काट के बांध देंगे और अंडाणु गर्भाशय में नहीं जा पाएंगे और क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। इस क्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको काट करके बांध दिया गया, तो यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाएंगे अंडाणु शुक्राणु अंडाणु में, तो कोई भी निषेचन इस प्रकार का यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है चिकित्सीय समापन MGP, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्भपात या एबॉर्शन कहलाता है ये। तो ये जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन की भाषा है, यानी कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी जब उसकी जान को खतरा होगा तो मेडिकल टर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लैंगिक रूप से संचारित होने वाले रोग। जैसे पहला आप जानते हो एड्स के बारे में, है ना, एड्स के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में एड्स की पहचान कैसे होगी, उसका नियंत्रण, उसका एड्स का उपचार, ये सब जो है आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, फिर गोनोरिया, गोनोरिया भी क्या है, एक प्रकार से लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है जिसके जो जीवाणु का नाम है वो है नीजेरिया गोनोरी। ये एग्ज़ाम में आता है ना, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, इसमें क्या लक्षण है, रोकथाम है, उपचार है, ये भी आपको पढ़ना है। अब सिम्फलिस, सिम्फलिस भी क्या है, एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के जीवाणु के कारण। ठीक है, तो इसमें भी क्या लक्षण होंगे, रोकथाम होगा, उपचार होगा। फिर जेनाइटल हर्प, इसमें भी सिम्प्लेक्स वायरस के संक्रमण के दौरान होने वाला यह रोग है। जैसे इसमें लक्षण क्या होंगे, उपचार क्या होगा, ये आपको मुझे लिख करके एक नोट्स के रूप में बना करके देना है। फिर आता है NGU, गोनोरिया जीवाणुओं के होने वाला रोग। इसमें क्या लक्षण होंगे, ट्रीटमेंट, और एक लास्ट आता है ट्राइकोमोनियासिस, है ना। ट्राइकोमोनियासिस क्या है, जो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। तो इसमें क्या लक्षण होंगे और क्या उपचार करेंगे, ये आपके आज का नोट्स होगा। ठीक है।